आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हमारी स्टूडियो ऑडियंस का भी हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस दौर की, उस साल की, जिस साल 100 से ज़्यादा फिल्में रिलीज तो हुई मगर हिट रहीं केवल 10 फिल्में। ये वही साल था जब फिल्में बनाने में सेंचुरी तो लगा ली मगर मैच जीत नहीं पाए। ये साल है 1977 का। तो चलिए अब आपको लेकर चलता हूं साल 1977 के सफर में, जहां मनमोहन देसाई ने किया कमबैक और खेल डाली अपनी दूसरी इनिंग सक्सेसफुली। 1977 से जुड़ी फिल्मों का और किस्से कहानियों का यह सुहाना सफर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात करेंगे 1977 की सबसे बड़ी फिल्म, ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने और फिल्म भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। कहानी में जो क्रेडिट जाता है श्रीमती जीवन प्रभा एम देसाई, कादर खान, प्रयागराज, पुष्पा शर्मा और के शुक्ला। फिल्म का म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के कलाकार अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बाबी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण, रंजीत जी, एक बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। जब मनमोहन देसाई ने ये कहानी अमिताभ बच्चन को सुनाई तो उन्हें एंथनी का कैरेक्टर उस वक्त समझ में नहीं आया। अमिताभ बच्चन ने कहा मैं इस कैरेक्टर को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, ये किस तरह का कैरेक्टर है। तब मनमोहन देसाई ने कहा कि अमित, ये मेरा दावा है कि तुम्हें इस कैरेक्टर के नाम से ही एक दिन जाना जाएगा। मनमोहन देसाई पे अमिताभ बच्चन ने विश्वास किया और यस कह दिया और बिल्कुल सही कहा था मनमोहन देसाई ने। उसके बाद एंथनी गोंजाल्विस के नाम से मशहूर हो गए। ये फिल्म मनमोहन देसाई ने अपने जीवन के उस पड़ाव पर बनाई थी जब उनकी जिंदगी कुछ थमने सी लगी थी, टूट गए थे, अकेले पड़ गए थे, क्योंकि उनकी पत्नी जो उनकी प्रेरणा थी, ताकत थी, हिम्मत थी, अचानक चली गई। पत्नी की डेथ के बाद मनमोहन देसाई बुरी तरह से टूट चुके थे, खुद को बहुत ही तन्हा, अकेला महसूस कर रहे थे। इस दुख की वजह से उनकी सेहत के साथ साथ उनके काम पर भी असर पड़ने लगा था। वो दिन ब दिन खुद से और फिल्मों से दूर होते चले जा रहे थे। करियर में एक ठहराव और एक इनर्शिया सा आ गया था। ये बात बेटे केतन देसाई को साफ नजर आ रही थी। एक दिन केतन ने अपने पापा से कहा, पापा पता है आपकी फिल्में सुपरहिट क्यों होती हैं? क्योंकि लोगों को आपकी फिल्मों में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है फिल्म का सेकंड हाफ, यानी इंटरवल के बाद की फिल्म। मनमोहन देसाई कुछ समझ नहीं पाया उनका बेटा क्या कहना चाहता है। केतन ने कहा, आपकी फिल्मों की तरह आपकी जिंदगी का भी ये सेकंड हाफ है, जिसे आपको अपनी फिल्मों की तरह ही जीना है, हिट बनाना है। इसलिए अब आप दुगने जोश और फुर्ती के साथ अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। बेटे की बात दिल को छू गई और मनमोहन देसाई ने तय कर लिया कि अब वो फिर दुगने जोश खरोश के साथ जिएंगे और फिल्में बनाएंगे। अपनी पत्नी की यादों को दिल में सजाकर उन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई। उनकी पत्नी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए जब वो अमर अकबर एंथनी बना रहे थे उसमें उन्होंने साईं बाबा का गीत और चमत्कार के दृश्य डाले। पूरी श्रद्धा के साथ गीत पिक्चराइज किया, शिरडी वाले साईं बाबा। इस फिल्म को जितना लोगों ने सराहा उतना ही उसके संगीत और गीतों को भी, और फिल्म बन गई 1977 की सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। और उस जमाने में इस फिल्म ने बिजनेस किया था तकरीबन 7.5 करोड़। आगे चर्चा करेंगे 1977 की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिस फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं।
92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1977 की थर्ड मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म हम किसी से कम नहीं, डायरेक्टेड बाय एंड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट नासिर हुसैन। फिल्म की स्टोरी लिखी थी सचिन भौमिक ने, आनंद बख्शी के गीत और फिल्म का म्यूजिक राहुल देव बर्मन। फिल्म के कलाकार काजल किरण, तारिक अमजद खान, लीना चंदावरकर एंड हीरो ऋषि कपूर। ये 4 सितंबर को पैदा होने वाला ये कलाकार ऋषि कपूर को सबसे पहले फिल्मों में दर्शकों ने देखा मेरा नाम जोकर में। मेरा नाम जोकर के बाद ये एज हीरो आए फिल्म बॉबी। तो सब सोचने लगे कि ग्रेट पिता राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया है, लेकिन ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में साफ खुलासा कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल हुआ ये कि मेरा नाम जोकर की नाकामयाबी असफलता के बाद राज कपूर साहब एक बहुत गर्दिश के दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने सोचा कि एक नया सब्जेक्ट बनाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि जो डिक्लेयर्ड उस वक्त के हीरो हीरोइन जो स्टार्स हैं उनको लेकर कुछ काम करें, इसलिए उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को जहन में रखकर बॉबी फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से कहानी लिखवाई। समझे आप? अब उनके सामने समस्या थी कि बॉबी को लॉन्च करना था। देखिए फिल्म का नाम भी बॉबी है, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है। उन्होंने कहा मैं बाहर से कोई हीरो लेता हूं, वैसे ही बजट की प्रॉब्लम है, तो अचानक घर में ही मेरा बेटा है ऋषि कपूर कि भाई अपने कहते हैं बच्चा तू ही आ जा बेटा। इस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को हीरोइन को लॉन्च करने के लिए, डिम्पल कपाड़िया को लॉन्च करने के लिए अपने बेटे को हीरो बना दिया। ठीक है, इस तरह से बाय डिफॉल्ट ऋषि कपूर हीरो बन गए। अब हुआ क्या, 1973 में बॉबी रिलीज हुई और बॉबी के रिलीज होने के बाद डिम्पल कपाड़िया बन गई हीरोइन और साथ साथ स्टार बन गए ऋषि कपूर भी। लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने अपनी उम्र से 16 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली। डिम्पल कपाड़िया बन गई थी हीरोइन और उनका बहुत ज्यादा क्रेज था, शादी कर ली तो बात खत्म होगी। तो डिम्पल का जो सारा क्रेज और जो चार्म था वो लुट पड़ा ऋषि कपूर के ऊपर, और ऋषि कपूर को जो डिम्पल को फायदा मिलना था वो सारा फायदा ऋषि कपूर को मिल गया। ऋषि कपूर का फायदा तो ऋषि कपूर को मिला ही, डिम्पल के जाने का फायदा भी ऋषि कपूर को मिल गया और इस तरह से ऋषि कपूर बन गए हमारी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार। जोरदार तालियां ऋषि कपूर के लिए। एक इनकम टैक्स कमिश्नर से क्यों हो गया पंगा झड़प आनंद बख्शी की, और फिर क्या हुआ बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1977 की एक और फिल्म परवरिश, डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ए नडियाडवाला ने। फिल्म के डायलॉग लिखे थे कादर खान ने, प्रयागराज और के शुक्ला ने स्क्रीन प्ले, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म के कलाकार थे शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना एटसेट्रा। लेकिन फिल्म के गीत लिखे थे, आप में से बता सकता है? आनंद बख्शी। बिल्कुल आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। जोरदार तालियां बख्शी साहब के लिए। बख्शी साहब से जुड़ा एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। 70s तक, 70 के दशक तक आनंद बख्शी एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था। उनके गीत हर किसी की जबान पे थे। एक बार आनंद बख्शी एक पार्टी में गए, एक आदमी उनसे मिला और उसने कहा कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप आनंद बख्शी हैं? आनंद बख्शी ने कहा जी हां, मैं आनंद बख्शी हूं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे कुछ सुनाएं। आनंद बख्शी ने कहा आज माफी चाहता हूं, सुना जरूर देता। हम्बलनेस देखी, विनम्रता, लेकिन थोड़ा गला खराब है। यहां मैं आपको बता दूं कि आनंद बख्शी खुद
गाना भी गाते थे, उन्होंने गाए भी हैं 2 गाने। मोम की गुड़िया फिल्म का चरस के अंदर चरस का 60 का आजा गाना है। तेरी याद आई का एडलिब उन्होंने कहा, जी जी। यस। और महफिलों में गा लिया करते थे। तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि आज तो गला ठीक नहीं है, कभी और मुलाकात हुई तो गाना सुना दूंगा। मगर वो आदमी पीछे पड़ गया, हाथ धो के पीछे पड़ गया और आनंद बख्शी से कहने लगा कि आपको पता नहीं है कि आप किसे गाना सुनाने जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि आपने किसको गाना सुनाने से इनकार कर दिया है, जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। बड़ी देर के बाद जब आनंद बख्शी का पारा सब्र का चुकने लगा तो उन्होंने कहा कि बताइए साहब आप कौन हैं। तो उस आदमी ने बहुत एरोगेंटली कहा कि तुम्हें हिम्मत कैसे हो गई मुझे मना करने की, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूं। तो आपको मालूम है आनंद बख्शी साहब ने क्या जवाब दिया? बख्शी साहब ने कहा, जनाब इस दुनिया में आप जैसे भारत में इनकम टैक्स कमिश्नर सैकड़ों, हजारों, लाखों होंगे, लेकिन इस पूरी दुनिया में आनंद बख्शी सिर्फ एक। और आज आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, कल कुर्सी चली गई तो रहें न रहें किसने देखा है, मगर आनंद बख्शी आज भी है और कल भी रहेगा अपने गीतों के जरिए। मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु कलाकार होना सौभाग्य की बात है। असरानी साहब पहुंचे मुंबई और काम के लिए पड़ गए ऋषिकेश मुखर्जी के पीछे हाथ धोके, मगर काम नहीं मिला। असरानी मायूस होकर पूना चले गए और एक दिन ऋषिकेश मुखर्जी पहुंचे उन्हें ढूंढते हुए। असरानी कहाँ है? लेकिन काम देने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए। उनके लिए नहीं, किसी और के लिए। किसके लिए बताऊंगा वापस आकर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। असरानी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसने अपने अभिनय से सबका मन मोह लिया, मगर इस स्टारडम को छूने से पहले कितने पापड़ बेलने पड़े ये कोई नहीं जानता। तो चलिए सुनाता हूं असरानी को कैसे मिला फिल्मों में चांस, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी एक चांस की खातिर। अच्छे कलाकार तो थे, लेकिन एक वक्त था कि लोग कहते थे यार तुम हीरो कहीं से नहीं लगते और विलन के लिए फिट नहीं हो और रोमांटिक रोल तो सवाल ही पैदा नहीं होता और कॉमेडियन तुमसे बेहतर पड़े हैं, इसलिए कोई तुम्हारा ऑडिशन नहीं लेता। कुछ नहीं है। लेकिन असरानी साहब धुन के पक्के थे, फिल्मों के लिए दर बदर भटकते रहते, खास करके डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के दरवाजे के पीछे पड़ गए। हर चौथे दिन उनके ऑफिस टपक पड़ते और ऋषिदा ये कहकर टालते रहते कि जब कुछ अच्छा होगा तब मैं जरूर बताऊंगा। 2.5 साल निकल गए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी ये गर्दिश की हालत देखकर फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को तरस आ गया और उन्हें एक्टिंग इंस्ट्रक्टर की नौकरी करनी पड़ी। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया होगा कि भाई कुछ नहीं कर रहे तो भाई एक्टिंग ही सिखा दो। मरता क्या ना करता, असरानी साहब मान गए और नौकरी करने लगे। अब किस्मत का खेल देखिए कि एक बार ऋषिकेश मुखर्जी वहां आए और असरानी को ढूंढने लगे। असरानी साहब मिल गए और ये सोच के खुश हो गए कि लगता है कि आज तो ऋषिकेश मुखर्जी खुद मुझे ढूंढते हैं, किस्मत चमक उठी। मगर ऋषिदा ने पूछा, असरानी ए जया भादुड़ी कौन है? ये उसको जरा बुला के ला। असरानी साहब के दिल पे कितने पत्थर पड़े हो गए तो वो जाने। लगा तो था कि शायद उम्मीद की कोई किरण के साथ आए हैं, लेकिन या तो किसी और को ही ढूंढ रहे थे। खैर साहब अपने आप को कंपोज किया असरानी साहब ने और जया भादुड़ी को बुलवाया गया। जया वहां आई, ऋषिकेश मुखर्जी बातें करने लगे। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के असिस्टेंट गुलजार, उस वक्त ऋषिदा को असिस्ट किया करते थे गुलजार साहब, उनसे मदद मांगी। असरानी साहब ने कहा
अरे भाई कुछ तो दो। गुलजार साहब ने उनकी डायरेक्ट तो कोई मदद नहीं की, लेकिन हल्के से उनके कान में एक बात डाल दी कि ऋषि दा एक फिल्म बना रहे हैं, उसकी कास्टिंग अभी हुई नहीं है, फिल्म का नाम है गुड्डी। गुड्डी सुनकर असरानी जी के मन में एक बार फिर और लड्डू फूट पड़ा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब ऋषि दा को अप्रोच करके दम लेंगे। अब वो फिर इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही मिलेगा मुंबई जाने का चांस तो ऋषि दा के ऑफिस में जाके एक बार फिर ऑडिशन दे आऊँगा। इसी बीच जया भादुड़ी के ऑडिशन की चिट्ठी आई तो उन्होंने ठान लिया कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। और पहुंच गए सीधा ऑडिशन देने जया के पीछे पीछे। ये चिट्ठी में पता पड़ गया उनको कि जया को बुलाया गया है। अब ऋषि दा भी क्या करते, बेमन से भाई आई गए हो तो अब ऑडिशन दे दो। ऑडिशन दे डाला, लेकिन ऑडिशन देखने के बाद ऋषि दा इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने असरानी साहब को आखिरकार साइन कर डाला और आखिरी तक अपने साथ हर एक फिल्म में काम करवाते रहे। 1977 में असरानी साहब ने बहुत सारी फिल्मों में तो काम किया था, लेकिन इस साल उनकी एक फिल्म, जिस फिल्म में वो थे, वो काफ़ी बड़ी हिट रही थी। इस फिल्म का नाम था अनुरोध। अनुरोध को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म की स्टार कास्ट राजेश खन्ना, विनोद मेहरा एंड असरानी। धर्मेंद्र ने एक रात पी डाली कब्ज मिटाने वाली ईसबगोल की पूरी बोतल। क्यों क्यों सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। तो 1977 की एक और इम्पॉर्टेंट फिल्म का नाम धर्मवीर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने और प्रोड्यूस किया था सुभाष देसाई ने। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी के गीत और फिल्म के कलाकार थे जीनत अमान, जितेंद्र, नीतू सिंह, प्राण, इंद्राणी मुखर्जी, जीवन रंजीत एंड अबव ऑल धर्मेंद्र। जोरदार तालियां धर्म जी के लिए। धर्मेंद्र जब स्टार बन गए तो लोग उन्हें हीमेन कहने लगे, हीमेन का टैग उन्हें मिला और हिंदी सिनेमा का मोस्ट हैंडसम मैन, हैंडसम पर्सनालिटी कहे जाने लगे। और मैं मानता हूं उनको। धर्मेंद्र और फिरोज खान से ज्यादा खूबसूरत बहुत कम कोई हीरोज आए हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था कि टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीत जाने के बावजूद उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, फाके झेलने पड़ रहे थे। सरसों का साग और असली घी के पराठे खाने वाले पंजाब के पुत्र को कई बार वड़ा पाव खाकर पूरा दिन भी बिताना पड़ता था। एक बार धर्मेंद्र रात को थके हारे घर पहुंचे। सुबह घर से निकले थे, भूखे प्यासे, अभी तक भी वैसे ही थे। घर पहुंचे, घर में भी खाने को कुछ नहीं था। जिस होटल पे उधारी खाता चलता था वो भी बंद हो चुका था। भूख के मारे बुरा हाल था। मायूस होकर सीधे बिस्तर पे निढाल पड़ गए। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भूख के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर मेज पर रखी ईसबगोल की शीशी पर पड़ी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग सोचकर शीशी उठाई, ग्लास में पानी लिया, ईसबगोल को पानी में मिलाया और पूरा पिया और इस तरह से स्ट्रगलिंग एक्टर सो गया। सुबह उठे तो बुरी हालत थी। हालत क्या होगी? इत्तेफाक से उनके एक दोस्त घर पे आ गए, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने जांच की। जब उनके दोस्त ने पूछा, डॉक्टर साहब बता दीजिए कौन सी दवाई लानी है, तो डॉक्टर साहब बोले, जनाब इसे दवाई की नहीं पेट भर खाने की जरूरत है। सच में पेट भर खाने के लिए ही तो सारा ये प्रपंच रचा जाता है। ये सारी पंचायत पेट भर खाने का ही तो सिलसिला है। जिंदगी इम्तिहान लेती है और उसमें जो डटा रहता है, खरा उतरता है, वही
धर्मेंद्र। आगे बताऊंगा साल 1977 की बाकी फिल्मों के बारे में 1977 के लेखा जोखा में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। चर्चा में रहा साल 1977। साल 1977 में 100 से ज़्यादा फिल्में आई। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, फिल्में हिट रहीं केवल 10। 100 फिल्मों में से 10 फिल्मों का हिट रहना बुरी निशानी नहीं है। मेरे हिसाब से तो हिट का परसेंटेज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लिटिल लेस देन 5 और 6% है। ये वही साल था जिस साल एक्टर जॉय मुखर्जी ने भी एक फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था छैला बाबू। इसमें स्टार कास्ट थी राजेश खन्ना और जीनत अमान। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। इसके गीत किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाए थे। ये फिल्म जॉय मुखर्जी के डायरेक्शन के करियर की एकमात्र हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने उस जमाने में 4 करोड़ का बिजनेस किया था। नॉट बैड। हाँ, राजेश खन्ना की एक और फिल्म आई थी आईना, जिसे डायरेक्ट किया था के बालाचंद्र ने। म्यूजिक दिया था नौशाद साहब ने। राजेश खन्ना और मुमताज। इस फिल्म के गाने थे धरती हंसती है, छलके मस्ती है, जाने क्या हो जाए, कहो तो आज बोल दूं। इसी साल राजेश खन्ना की एक और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था आशिक हूं बहारों का। डायरेक्ट किया था जे ओम प्रकाश ने। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था और राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी जीनत अमान। अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म आई आलाप। म्यूजिकल शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित फिल्म थी। जयदेव जी का संगीत था, ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। गीत लिखे राही मासूम रजा ने। एक गीत इसमें अमिताभ बच्चन के पिताजी ग्रेट हरिवंश राय बच्चन जी ने भी बहुत खूबसूरत कंपोजिशन थी इनके अंदर। चांद अकेला जाए सखी ये सुदास जी ने कितना खूबसूरत गाना गाया था। 1977 में धर्मेंद्र की चाचा भतीजाई विनोद खन्ना की इनकार भी आई। इसी साल सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी, गुलजार की किताब और किनारा फिल्म भी रिलीज हुई। इस साल और भी बहुत सी फिल्मों के बीच एक फिल्म आई जिसका नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था राष्ट्रीय पिक्चर्स ने और डायरेक्ट किया था लेख टंडन जी ने। 1977 में इस फिल्म को बेस्ट डायलॉग और स्क्रीन प्ले के अवार्ड से नवाजा गया था और यहीं से लॉन्च हुई रामेश्वरी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की थी जहांगीर चौधरी ने और म्यूजिक बाय रविंद्र जैन। जोरदार तालियां रविंद्र जैन के लिए। तो कुल मिलाकर ये साल बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं माना जाएगा फिल्म के लिहाज से या म्यूज़िक के लिहाज से। 2, 4, 5 फिल्मों के गीत ऐसे लगते हैं कि हाँ आज भी हम गुनगुना सकते हैं इन गीतों को। और 1977 का जैसा भी साल था वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। कुछ बहुत सारे गाने हैं, गाने तो बहुत सारे, 100 फिल्में बनी थी। 100 फिल्मों में एवरेज गाने 5 भी माने तो 500 गानों का भंडार तो है हमारे सामने। एंड मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग स्टूडियो में आए और 92.7 बिग एफएम पर जितने भी भाई बहन हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इस महफिल में शिरकत फरमाने के लिए शामिल होते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करता हूं और वादा करता हूं कि पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे टेस्ट के साथ हेल्दी एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं, अच्छे गाने आपको सुना सकूं और अच्छे गानों की पोइट्री को हाईलाइट कर सकूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।